हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक ऐसा दौर आया था 2014 में, 5 साल तक चला, 2019 तक, और उसके बाद भी 2-3 सालों तक, यानी कि 7-8 साल का ऐसा दौर था जिसमें बीजेपी, मोदी एक के बाद इलेक्शन जीतते चले जा रहे थे। चाहे वो विधानसभा के इलेक्शंस थे, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन था, बीजेपी जीत पे जीत हासिल कर रही थी। दक्षिण भारत, जहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, अस्तित्व नहीं था, वहां भी कर्नाटक में बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल करके सरकार बनाई। और मध्य भारत के तो पूरा मध्य भारत बीजेपी ने समेट लिया था, चाहे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे पे, कहीं पे अकेले और कहीं पे सहयोगी दल की मदद से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। और जो बीजेपी कहती थी कि हम एक कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लोगों को लगने लगा था कि वो दिन दूर नहीं जब ये बात सच हो जाएगी। कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया था बीजेपी ने, हर स्टेट में हरा के, जहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर थी। और स्टेट वाइज जो पार्टीज थी उनको भी बीजेपी भारी टक्कर दे रही थी, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, जहां बीजेपी की केवल 1 या 2 सीट आया करती थी, वहां पिछले इलेक्शंस में मतलब ये हो गया था कि बीजेपी के भी जीतने के पूरे चांसेस हो गए थे। और बीजेपी ने बहुत भारी बढ़त अपनी जो टैली थी सीटों की, उसको बहुत भारी संख्या में बढ़ाया है, बेशक जीत ना पाई हो। पूरे भारत पर बीजेपी का परचम लहरा रहा था। और मोदी और शाह का कॉम्बिनेशन, मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, शाह एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी पार्टी, एक ऐसा विनिंग ड्यू कॉम्बिनेशन बन गया था जो साल के 365 दिन 24 घंटे चुनावी मूड में रहते थे, चुनाव जीतने के। और बीजेपी की पूरी मशीनरी सेंटर में, स्टेट लेवल पे बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ था अपनी पार्टी को विजय दिलाने में। हर इलेक्शन में कार्यकर्ता वफादार थे, जोश में थे, बीजेपी मोदी के प्रति समर्पित थे और मेहनती थे, और बड़ा जोश था अपनी पार्टी के लिए काम करने में। उस दौर में किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन बीजेपी में ऐसा भी आ सकता है कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, अपने नेता। ये बात एक असंभव सी मालूम होती थी। मतलब मोदी इतने पावरफुल, मोदी शाह का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई 2022 में हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन से। हिमाचल प्रदेश में जहां मोदी, शाह, नड्डा, अनुराग ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जी जान जुटे हुए थे कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार बनाए, वहीं बीजेपी के अपने नेताओं ने विद्रोह कर दिया, खुलकर बगावत कर दी बीजेपी के उन नेताओं ने जिनका टिकट कट गया। ऐसा बीजेपी में पहली बार हुआ था। नहीं तो मोदी और शाह ने जो डिसाइड कर लिया वो पत्थर की लकीर होता था, और हर कोई उसको मानता था, चाहे वो सम्मानपूर्वक माने, चाहे डर के माने, लेकिन मानते सभी थे, उसका विरोध कोई नहीं करता था। पहली बार हिमाचल प्रदेश में नेताओं ने खुलकर विरोध कर दिया, बगावत, मानो वो तुले हुए थे बीजेपी की नैया डुबोने में, और उन्होंने नैया डुबो दी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार गई। उसके बाद आया कर्नाटक का इलेक्शन, वहां भी यही रिपीट हुआ। बीजेपी के कद्दावर नेता, लिंगायत नेता लक्ष्मण सावदी पार्टी छोड़ दी, जगदीश सित्तार पार्टी छोड़ दी, ईश्वरप्पा पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले आपको याद होगा, हर पार्टी से नेता, एमएलसी, एमएलए पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। एक ऐसी दौड़ मच गई थी कि सब अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि सबको लगने लगा था कि ये एक ऐसी विनिंग मशीन है, इसमें हम शामिल हो गए तो हम कभी चुनाव नहीं हारेंगे। एक ऐसी इमेज बन गई थी मोदी शाह की, बीजेपी की। और बाकी पार्टी, आपको याद होगा वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले कितने नेताओं ने तृणमूल को छोड़कर, एमएलसीज ने बीजेपी ज्वाइन की। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने एमएलएस को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। जितेंद्र सिंह यूपी में, कर्नाटका में कितने एमएलएस ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, और उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार भी गिर गई और बीजेपी की सरकार बनी। तो एक पूरे देश में एक होड़ सी लगी हुई थी कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, क्योंकि ये तो कभी हारेगी ही नहीं। लेकिन आज पासा पलटता हुआ सा नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके अपने नेता और कार्यकर्ता इस तरह से विरोध पर खुलकर उतर आएंगे। लक्ष्मण सावदी ने तो कर्नाटका में खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मोदी के खिलाफ। किसी ज़माने में ये असंभव होता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर बहुत दूर की बात है, कोई नेता, कार्यकर्ता, एमएलए, एमएलसी मोदी के खिलाफ नहीं बोलता था, चाहे वो डर की वजह से हो या सम्मानपूर्वक हो। लेकिन सवाल नहीं उठता मोदी शाह के खिलाफ कोई आपको स्टेटमेंट दे दे। अब क्या हो रहा है? आज जबकि 5 स्टेट में चुनाव हैं, जिनमें से 3 स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये मोदी के गढ़ हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मध्य भारत जो है, इसकी वजह से ही बीजेपी 2014 में और 2019 में लोकसभा इलेक्शंस जीत पाई है, क्योंकि मध्य भारत से ही भारी संख्या में मोदी को सीटें मिलती हैं बीजेपी को, और इसी की बदौलत वो सेंटर पे सरकार बनाते हैं। और 2024 में भी उनकी उम्मीद मध्य भारत से ही है कि अगर ये जो स्टेट्स हैं मध्य भारत के, इनको हमने जीत लिया तो हमें 2024 में लोकसभा में इलेक्शन जीतने में कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए ये शीर्ष नेतृत्व इतना इनसिक्योर हो गया है, इतनी असुरक्षा की भावना आ गई है कि सारे डिसीजंस और सारे पावर्स अपने हाथ में ले लिए हैं। स्टेट मशीनरी के हाथ में कोई डिसीजन, कोई निर्णय, कोई पावर नहीं छोड़ी है। दिल्ली में बैठकर मोदी, शाह, नड्डा की तिकड़ी सारे निर्णय ले रही है। और इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि बीजेपी के अपने नेता, या तो उनको पता ही नहीं है उनके साथ हो क्या रहा है, या वो विद्रोह कर रहे हैं। और बीजेपी का कार्यकर्ता तो खुलकर विरोध पे उतर आया है। वो अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी की तरफ इतना वफादार हुआ करता था और हर इलेक्शन में जी जान से जुट जाता था अपनी पार्टी को जिताने के लिए, वो या तो आक्रोश और गुस्से में सड़क पर उतर आया है, विरोध कर रहा है, या निराश होकर अपने घरों में बैठ गया है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, फाटक, उनके सीखचों को पकड़कर कार्यकर्ता ऐसे हिला रहे थे गुस्से में, कार्यकर्ताओं की भीड़ मानो तोड़ देंगे उन सीखचों को और घुस जाएंगे महल के अंदर। इतना आक्रोश था उनके मन में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति, शीर्ष नेतृत्व के प्रति। कार्यकर्ता को ये लग रहा था कि ये जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से आए और उनके ऊपर बिठा दिए गए कि हम क्या केवल दरिया बिछाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए, पावर और लोगों को मिलेगी, ये काम हम करेंगे। फ्रस्ट्रेटेड है। और जबकि भोपाल, मध्य प्रदेश का संगठन बीजेपी का एक बहुत मजबूत संगठन रहा है जनसंघ के टाइम से, वो संगठन आज तितर बितर हो रखा है शीर्ष नेतृत्व की गलतियों की वजह से। पार्टी के बाकी नेताओं को तो छोड़ दीजिए, खुद जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं शिवराज सिंह 18 साल से, उनको अपने भविष्य का नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान को आज की तारीख में ये नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या होगा। अगर बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव जीत जाती है तो वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, शिवराज सिंह को नहीं पता है। शीर्ष नेतृत्व ने उनको बिल्कुल हर डिसीजन मेकिंग में से आउट कर रखा। कहीं आपने देखा है कि सेंटर की लीडरशिप जो है स्टेट में चीफ मिनिस्टर तक को अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल ना करे। जो स्टेट के चीफ हैं वो भी, उनका भी यही हाल हो रखा है, उनको भी कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। यहां तक कि इतनी मतलब सीक्रेसी है, यहां तक कि जो यूनियन मिनिस्टर्स जिनको एमएलए का टिकट दिया गया वो भी भौचक्का रह गए। कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया कि मैं तो हक्का बक्का रह गया जब मुझे ये बताया गया कि तुम्हें एमएलए का चुनाव लड़ना है। यही हालत नरेंद्र सिंह तोमर की हुई, वो भी हैरान रह गए, वो भी यूनियन मिनिस्टर है। जब उनको बोला गया कि नहीं, अब आप यूनियन मिनिस्टर नहीं, अब आप एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, वो भी हैरान रह गए, उनको भी नहीं पता था। मतलब इतनी ज़बरदस्त पावर कॉन्सेंट्रेशन हो रखा है 3-4 लोगों के हाथ में कि बाकी सब अंधेरे में है। और कई विधायक जो 3-3 बार से बीजेपी को जीत दिला चुके हैं, उनके टिकट कट गए हैं। वो नाराज़ हैं, उनका कहना है कि ठीक है, हमें टिकट नहीं दिया, किसी और को आप दे रहे हो, लेकिन कम से कम हमसे पूछा तो होता, हमें बताया तो होता, समय से हमसे कुछ डिस्कस तो किया होता, इस तरह हमें अपमानित तो ना किया होता। विरोध के स्वर उठ रहे हैं और एक संगठन
एक प्रदेश जहाँ पे बीजेपी का संगठन इतना मजबूत था, वहाँ कार्यकर्ता या तो आक्रोश में सड़कों पे उतर आया है या निराश होकर घर में बैठ गया। बहरहाल वो बीजेपी को जिताने के लिए काम नहीं कर रहा है। अब आइए छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में तो सन्नाटा है, वहाँ भी यही हाल है, किसी को नहीं पता कौन चीफ मिनिस्टर होगा कौन नहीं होगा। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में तो हर कोई अपने आप को चीफ मिनिस्टर बता रहा है। वहाँ तो सभी जिन जिन को टिकट मिला है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके कह रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। तोमर कह रहे हैं मैं बनूंगा, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं मैं बनूंगा, कोई और कह रहे हैं मैं बनूंगा। यानी सब जीत हासिल करने के लिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रचार कर रहे हैं कि अगर मुझे जिता दिया तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा और फिर मैं आपके लिए बहुत काम करूंगा। मतलब ये इस तरह की हालत हो रखी है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। वही हालत छत्तीसगढ़ में है और राजस्थान में तो हालात और भी खराब है। करीब हर शहर में, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो राजसमंद है, चित्तौड़, बूंदी, कोटा, हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता खुल के विरोध में उतर आए हैं। बीजेपी के नेताओं ने बगावत कर दी है। वसुंधरा राजे दिखाने को तो बीजेपी के साथ ये दिखा रही हैं, वो तालमेल से बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व के साथ चल रही हैं, लेकिन उनके समर्थक और उनके ग्रुप वाले और उनके क्या कहते हैं, उनके समर्थन वाले जो भी विधायक हैं, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि सारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम जो है शीर्ष नेतृत्व ने अपने हाथ में ले लिया है। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे, वसुंधरा राजे की मर्जी के बिना एक भी टिकट नहीं दे सकता था शीर्ष नेतृत्व। अमित शाह को राजस्थान में कोई भी डिसीजन पार्टी से रिलेटेड लेने से पहले वसुंधरा राजे की परमिशन लेनी पड़ती थी। एक तरह से अगर उनकी मर्जी नहीं होती थी तो वो नहीं कर सकते थे। उस समय इतनी पावरफुल थे। वसुंधरा राजे को भी किनारे कर दिया है। किसी को नहीं पता है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा और इसका असर ग्राउंड लेवल पे ये हो रहा है कि कार्यकर्ता अपने आप को बिल्कुल लॉस्ट है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता अपने बीजेपी के दफ्तरों में आगजनी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव यूनियन मिनिस्टर, कैन यू इमेजिन, जब वो गए अभी कुछ घंटों पहले की बात है, जयपुर में कार्यकर्ता उन पे इतने हावी हो गए कि हाथापाई की नौबत आ गई। खुलकर उनको गंदी गालियां दे रहे थे जो कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही थी। कोई सोच सकता है कि यूनियन मिनिस्टर बीजेपी का और उसके अपने कार्यकर्ता मारने पे तुलाएं, हाथापाई पे तुलाएं। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके घर पर भारी पथराव किया गया है, खुलेआम सड़क पर उनका पुतला जलाया गया है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसके लिए जिम्मेदार खुद मोदी, शाह, नड्डा हैं, क्योंकि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी का कार्यकर्ता जो है उसके मतलब वो अपने आप को एम्पावर्ड समझता था। पावर कहीं एक जगह इकट्ठी नहीं थी, पावर का ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था। हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी थी और वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता था। आज की तारीख में स्टेट मशीनरी तो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है स्टेट लेवल पे। और कार्यकर्ता कहाँ है? कार्यकर्ता तो स्टेट्स में ही है ना। जब स्टेट में नेताओं को ही नहीं पता कि उनका भविष्य क्या है, तो कार्यकर्ता कैसे मोटिवेट होगा? क्या सोचकर वो मैदान में उतरेगा अपनी पार्टी को जिताने के लिए? क्या सोचकर वो जनता से बात करेगा? क्या कह के बात करेगा? भाई जनता पूछेगी कौन है चीफ मिनिस्टर, तो उनको पता ही नहीं है। उनको क्या नहीं पता, उनके जो चीफ मिनिस्टर 18 साल से रहे उनको भी नहीं पता है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं कि नहीं है, बनेंगे कि नहीं। मतलब ये हाल हो रखा है, सारा पावर कंसंट्रेशन दिल्ली में हो गया है और इसका खामियाजा बीजेपी ना भुगते इलेक्शंस में, ऐसा हो नहीं सकता। और बीजेपी को यही डर सता रहा है क्योंकि 3 दिसंबर को इन इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे और कोई 3 महीने का गैप है, 3-4 महीने का, जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स का प्रभाव 2024 के इलेक्शंस पर ना पड़े। जो पार्टी जीत हासिल करेगी उसको 2024 के इलेक्शन में फ़ायदा होना ही होना है। और कांग्रेस जो है दिन ब दिन अपनी स्थिति को मजबूत करती जा रही है। जहां बीजेपी के कार्यकर्ता विद्रोह पे उतर आए हैं, बगावत पे उतर आए हैं, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़मीन पर काम में लगे हुए हैं। पासा पलट गया है। क्या ये मोदी युग के अंत की शुरुआत तो नहीं है? क्या ये 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट की एक झांकी तो नहीं है?
देखते हैं इन चुनावों के परिणामों में क्या होता है। उसके बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि 2024 में क्या होने वाला है। मेरे इन विचारों के बारे में आपके क्या विचार हैं, अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।